हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुप स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम की, ठीक है, एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ चुका है। आपका 31 तारीख से पेपर सॉल्व होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में 2019 का मॉडल पेपर देखेंगे, ठीक है, जो कि रियल मॉडल पेपर था जो 2019 में आया था, फिर 2020 में आया था। उसका रियल पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, 2019 का मॉडल पेपर सोल्व कराया जा रहा है। यहाँ पे हर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है, और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। वीडियो को आप लोग स्किप मत करिएगा, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कहां से शुरू होता है? तो 51 नंबर से, ठीक है। क्वेश्चन कहां से शुरू होता है? तो 51 नंबर से शुरू होता है, या आपका पहले ही दे देगा, ठीक है। तो जैसा पेपर हो उसके हिसाब से आता है, ठीक है। तो यदि पहले मैथ रखेगा तो 50 मैथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 50 में फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। तो 51 नंबर से आपका इस मॉडल पेपर में 51 नंबर से शुरू हुआ है। तो चलिए 51 नंबर से शुरू करते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन में कि 6 किलोग्राम तांबे का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में उतनी ही कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है जितनी कि 3 किलोग्राम शीशे का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक करने में आवश्यकता होती है। यदि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.09 हो तो शीशे की विशिष्ट ऊष्मा बताइए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है एक तांबा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये तांबा है, ये तांबे का छड़ है, क्या है हमारा? तांबा है, ठीक है, तांबा है। इसका जो मास दे रखा है एम, वो कितना दे रखा है? तो 6 किलोग्राम। कितना दे रखा है? 6 किलोग्राम। और तांबे की विशिष्ट ऊष्मा यानी एस का मान दे रखा है कितना? 0.09, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा इतना दे रखा है। कह रहा है कि इसका जो ताप है, ठीक है, ताप मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है, यानी T1 बराबर माने 10 डिग्री सेल्सियस और T2 बराबर माने दिया है कितना? 20, ठीक है, 20 डिग्री। तो इनमें जो 10 डिग्री का जो गैप है, ठीक है, तापांतर जो 10 डिग्री का गैप है, तो इस 10 डिग्री सेल्सियस में जितना उष्मा लग रहा है इसको, ठीक है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस ताप है, इसको 20 होने में जितना उष्मा की आवश्यकता लग रही है उतनी ही उष्मा जो है एक शीशे को, ठीक है, ये क्या हमारा एक कांच है, और इस कांच का द्रव्यमान कितना दे रखा है? एम का मान दिया है 3 किलोग्राम, ठीक है। 3 किलोग्राम कांच का जो ताप है उसको 20 डिग्री सेल्सियस से, जैसे मान लीजिए इसको T1 मान ले, और 20 डिग्री सेल्सियस से कितना? 100 डिग्री सेल्सियस होने में, यानी गैप कितने का हो रहा है? 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जो 80 डिग्री सेल्सियस का जो गैप है, इसमें जो जितना उष्मा इसको लग रहा है उतना ही उष्मा में इसका जो ताप है 10 से 20 बढ़ रहा है, और उतनी ही उष्मा में इसका जो कांच का ताप है वो 20 से 80 हो जा रहा है, अरे सॉरी 20 से 100 हो जा रहा है, ठीक है, 100 हो जा रहा है। तो कितनी उष्मा लग रही है इन दोनों को? तो उष्मा तो दोनों को सेम दी जा रही है, ठीक है। इसको भी मान लेते हैं हम Q उष्मा दे रहे हैं, और इसको भी Q उष्मा दे रहे हैं, ठीक है, Q उष्मा दे रहे हैं इसको भी, और इसको भी Q उष्मा दे रहे हैं। और इस Q उष्मा में इसको ये जो है 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तापांतर हो रहा है इसका, और इसका 20 से 80 हो रहा है, ठीक है। तो हमें इस कांच का विशिष्ट उष्मा बताना है, ठीक है। तो देखिए दोनों की जो उष्माएं हैं समान है। तो आपको फार्मूला पता है, Q बराबर क्या होता है? MS डेल्टा T। तांबे को तार को दिया गया, तांबे की जो छड़ है उसको दिया गया उष्मा इतना होगा, और शीशे का उष्मा कितना हो जाएगा? इसका भी Q बराबर MS डेल्टा T, यही होगा। दोनों के लिए फार्मूला सेम यही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि विशिष्ट उष्मा निकालना है तो विशिष्ट उष्मा S इसमें दिया है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि जो इसको भी Q उष्मा दे रहे हैं, इसको भी Q उष्मा दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं जब इसका जो वैल्यू निकालेंगे उन दोनों को क्या करेंगे? बराबर कर देंगे, क्योंकि इनका जो LHS है वो बराबर है, तो RHS क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि दोनों को उष्माएं समान दी जा रही हैं। तांबे को दी गई उष्मा कितना हो जाएगा इस वाले फार्मूले से? इसका द्रव्यमान कितना है? 6 किलोग्राम। एस का मान दे रखा है आपको, कहाँ है? यहाँ पे 0.09,
गुणे डेल्टा टी का मतलब ये जो तापांतर निकाले कितना है 10 का। ठीक है, तो करिए 10 का इसमें गुणा कर देंगे 60 हो जाएगा, गुणे 0.09। अब गुणा कर दीजिए क्या हो जाएगा 9 से गुणा करिए इसमें तो 0 कितना हो जाएगा 9 छक्का 54। ठीक है, अब दशमलव 2 स्थान पे काट लीजिए तो 2 स्थान पे इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5.40 इतना। ठीक है, ऑप्शन में इतना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में तो कोई दिया नहीं है मात्रक, उष्मा का मात्रक आपको पता ही है क्या जूल होता है। ठीक है, चलिएगा तो इतना हो गया तांबे के तार द्वारा ली गई उष्मा। अब कांच को कितना उष्मा मिलेगा, सेम वही तो उष्मा मिलेगा, तो इसका निकाल लेते हैं कि ये कितना उष्मा ले रहा है। ठीक है, तो उष्मा तो सेम वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसको जितना उष्मा दे रहे हैं उतना ही इसको उष्मा दे रहे हैं, बस इनका जो तापांतर है 10 से 20 हो रहा है, ये 20 से 100 हो रहा है। ठीक है, तो इसको उष्मा निकाल लेते हैं, इसका उष्मा कितना हो जाएगा तो m का मान दिया है 3 गुणे s का मान निकालना है और गुणे डेल्टा t तापांतर कितना हो रहा है 80 का, तो यहाँ से q बराबर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 तरीके 24 इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना s है ये। ठीक है, 5 नहीं है s है, s है इतना जूल और इसको इतना जूल मिलेगा। ठीक है, ये भी हम Q बराबर ही निकाले हैं। तो तांबे का जो तार है इसको इतना उष्मा दिया जा रहा है। ठीक है, और इसको जो है Q बराबर इतना उष्मा, इसमें विशिष्ट उष्मा का भी मान नहीं ऐड किया गया है। ठीक है, क्योंकि जब विशिष्ट उष्मा का मान यूज करेंगे तो दोनों का ताप दोनों का जो उस ऊर्जा हो जाएगी, यानी जितना कितना उसको उष्मा दिया जा रहा है वो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों को जो ताप दिया जा रहा है, जो ऊर्जा दी जा रही है, जो उष्मा दी जा रही है, समान दी जा रही है। कह रहा ना क्वेश्चन में कि 6 किलोग्राम ताप का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में उतनी ही कैलोरी उष्मा की, उतनी ही कैलोरी, यहाँ पे कैलोरी रखना है मान। ठीक है, क्या रखना है कैलोरी, हम जूल रख रहे हैं तो कैलोरी उष्मा का मान। ठीक है, उष्मा का मान शीशे के लिए जब उतना है जितना इसको दिया जा रहा है उतना ही शीशे को दिया जा रहा है, तो उसका जो ताप है 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, और उतना ही ताप दिया जा रहा है तांबे को तो 10 से 20 हो रहा है। ठीक है, तो इसका इतना कैलोरी हो जाएगा। इन दोनों उष्माओं को क्या करेंगे बराबर कर देंगे कैलोरी, इन्हीं दोनों उष्माओं को क्या करिए बराबर कर दिए, यानी जो Q तांबा है उतना ही दिया जा रहा है किसको Q शीशा को भी। ठीक है, यहाँ पे Q तांबा हम निकाल दे रहे हैं, तांबा ये निकाले हैं और ये Q शीशा है। ठीक है, शीशा है, तो दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों को क्वेश्चन में कर रहा है ना, जितना इसको उष्मा दिया जा रहा है उतना ही उसको दिया जा रहा है, तो इनका तापांतर जो है अलग अलग हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका 5.40 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आया है 240 s, तो यहाँ से s बराबर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 5.40 बटा में 240 होगा। चलिए अब दशमलव को बढ़ाने, दशमलव को हटाने के लिए, ठीक है, दशमलव को हटाएंगे, दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि दशमलव को हटाने के लिए कितना से गुणा करेंगे, तो देखिए दशमलव के बाद यदि 0 लास्ट में तो उसका लिखना ना लिखना मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो इसको 5.4 लिखिए या 5.40 लिखिए, तो दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे ऊपर 10 से गुणा और नीचे 10 से गुणा। ठीक है, तो s बराबर कितना हो जाएगा, ये तो दशमलव हट जाएगा तो 54 बटा में कितना हो जाएगा 240 था और एक जीरो और क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 54 में 2400 से क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, 54 में किससे 2400 से डिवाइड करिए, कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, अभी तो फिलहाल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं लेकिन आपको पेपर में तो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए इसका कैलकुलेशन करिए, कटा पिटा के छोटा करके भाग करिए या ऐसे ही भाग कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग दशमलव बढ़ाएंगे। ठीक है, दशमलव बढ़ाएंगे तो क्या होगा एक जीरो बढ़ेगा, तो अभी 3 अंक का हुआ, अब भाग करना है 4 डिजिट से। ठीक है, तो अभी एक और जीरो बढ़ा के एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक और जीरो बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 जीरो, यानी हमारा हो जाएगा 2400। अब भागे करना है 54 में। ठीक है, तो दशमलव बढ़ाए तो एक जीरो बढ़ा, एक और जीरो बढ़ाए तो एक और जीरो बढ़ा। ठीक है, अब कितनी बार भाग जाएगी तो 24 दूना के 48, 24 दिया कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 3 6 7 72 हो जाएगा ना, तो ज्यादा हो जाएगा 54 से, यानी 2 बार भाग जाएगी। ठीक है, 2 बार तो 0 0 और 24 दूना के 48 घटा दीजिए 0 0।
14 में से 8 जाए 6, ये कट गया, फिर 0, अब फिर 2 बार जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, क्योंकि 3 बार ले जाएंगे तो 72 हो रहा है, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो फिर 2 बार जाएगा। ऑप्शन में आपको ज्यादा इससे दिया भी नहीं होगा, ठीक है, दशमलव के 3 अंक से ज्यादा ले भी नहीं गया होगा। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, हाँ 3 अंक से ज्यादा ले भी नहीं गया है, तो देखिए इतना ही आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, 0 यानी 0.022 ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, ठीक है, यानी जो 51 नंबर क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई होगी सबको, एक बार और समझा दे रहे हैं ऊपर ऊपर ही, ठीक है। देखिए कह रहा है कि किसी तांबे के छड़ को जितनी उष्मा दी जा रही है तो उसका जो ताप है 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, ठीक है, और उतना ही उष्मा कांच को दिया जा रहा है तो जो उसका ताप है वो 20 से 100 हो जा रहा है, ठीक है। तांबे का द्रव्यमान 6 किलोग्राम है और शीशे का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, तो जो दोनों को उष्मा दी जा रही है वो समान उष्मा दी जा रही है, ठीक है, तो इसका आपको कांच की विशेष उष्मा बताना है। तो हम तांबे को कितना उष्मा दे रहे हैं, फार्मूला Q बराबर ms डेल्टा T से निकाल देंगे, तो यहाँ Q ताबा निकाल दिए तो इतना आ गया, ठीक है, यहाँ पे 0 लिखिए या ना लिखिए, बात वही थी जो वही पे समझाए, ठीक है। तो 5.4 कैलोरी तांबे को दे रहे हैं, ठीक है, अब इतना ही ताप इसको भी दे रहे हैं, लेकिन इसको अभी विशेष उष्मा का मान इसमें निकालना है। विशेष उष्मा का जब मान रखेंगे ना यहाँ पे तो दोनों का जो ताप है वो बराबर हो जाएगा, जैसे वहां पे निकाले है ना, और जब उसका करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको कर रहे हैं तो ताप जो है 20 से 100 हो जा रहा है, तो यहाँ से भी सेम उसी फार्मूले से Q बराबर ms डेल्टा T से शीशे के द्वारा दी गई उष्मा को निकाल लेंगे, इतना S आ जाएगा, ठीक है, इतना S आ जाएगा। बात समझ में आई है। अब इतना कैलोरी इसको उष्मा दे रहे हैं, अब दोनों की उष्मा जो अभी क्वेश्चन में क्या है कि जितना इसको दिया जा रहा है उतना ही इसको दिया जा रहा है, लेकिन इनका जो तापांतर है वो अलग अलग हो रहा है, ठीक है, तो इन दोनों उष्माओं को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, तो वहां से शीशे की विशेष उष्मा निकल के आ जाएगी। चलिए देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्या करा इसमें, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 4% सिकुड़ जाए तथा इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन न हो तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। G बराबर, गुरुत्वीय त्वरण G बराबर होता है कैपिटल G m बटे में r स्क्वायर, ये फार्मूला सबको पता है, ठीक है। G क्या हमारा, तो गुरुत्वीय त्वरण है, m क्या है तो द्रव्यमान है, और r क्या है तो उस पिंड या कोई भी ग्रह हो उसकी त्रिज्या है। m क्या है, G क्या है कैपिटल G तो सौरस्थिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 गुणे 10 के पावर -11 होता है, 11 होता है, ठीक है, तो ये होती है वैल्यू। करा इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो इसकी त्रिज्या है उसमें 4% सिकुड़ जा रही है, तो आपको पता है इससे G जो है यानी स्मॉल जो G है यानी गुरुत्वीय त्वरण जो है वो त्रिज्या से कैसे रिलेशन में है, तो व्युत्क्रमानुपात में, क्योंकि बटा में व्युत्क्रमानुपात में है, मतलब उल्टा, यानी त्रिज्या घटेगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। 4% तो घटा ही रहे ना, इसका मतलब त्रिज्या का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो कितना घटा रहे हैं, 4% घटा रहे हैं, ठीक है। तो हम मानते कितना है 100%, 100% में से 4% घटा दीजिए कितना हो जाएगा 96%, यानी जो उसकी अब त्रिज्या रह रही है कितना हो जा रही है 96%। तो हम G डैश का मान निकाल दे, G डैश का, तो क्या आ जाएगा G m बटा में r स्क्वायर होगा, ठीक है, r स्क्वायर। अब r स्क्वायर यानी यहाँ पे हम r डैश मान लेते हैं, r डैश का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या चेंज कर रहे हैं, यही जो है हमारा r डैश का मान हो जाएगा, यानी जो r डैश है अब पहली त्रिज्या का कितना हो जाएगा 96% हो जाएगा, क्योंकि पहले थी हमारी 100%, 100% में 4% सिकुड़ जा रही है, ठीक है, तो बचे कितना 96%। अब पहली त्रिज्या जोड़ देंगे r, ठीक है, तो यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा G कैपिटल M बटे में r स्क्वायर, यानी r डैश का स्क्वायर, r डैश का स्क्वायर बराबर इतना रखेंगे, ठीक है, इतने का स्क्वायर रखेंगे, इतने का स्क्वायर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 96% का परसेंट r का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम 96% की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 96% का मतलब 0.96 r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 96% का मतलब होता है 1/100 से गुणा करिए
तो 96 में 1/100 से गुणा करेंगे अर्थात 96 में 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.96 आएगा ना, तो वही मान रख दिए। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल जी एम बटा में इसका भी स्क्वायर होगा इसका भी स्क्वायर। ठीक है, तो 0.96 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो देखिए इसमें से स्क्वायर कैसे करते हैं, तो पहले अंक का स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर करते हैं 6 का 36, उसमें का इकाई अंक लेते हैं 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इन दोनों का गुणा करके 2 गुना करें तो 9 6 54 54 दूनी 108 108 हो जाएगा। कैरी कितना हुआ है 6 के 36 में 6 रखे थे 3 कैरी हुआ था ना, तो यहाँ से 9 6 54 54 का 2 गुना 108 108 में 3 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 111। अब कैरी कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 9 का स्क्वायर करते तो 9 81 है, 81 में जो कैरी हुआ है 11 उसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 92 और दशमलव कितने स्थान पे कटेगा, तो इसका 2 बार गुणा किए ना 2 स्थान पे और 2 बार गुणा किए यानी 4 स्थान पे, 4 स्थान पे दशमलव लगा दीजिए, दशमलव का श्री है और इसका आर का करेंगे तो आर स्क्वायर। ठीक है, इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं यानी इसको एक साथ लिख सकते हैं या इसी के स्थान पे जी एम बटा में आर स्क्वायर के स्थान पे हम जी लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले फार्मूले से तो क्या हो जाएगा जी डैश बराबर क्या हो जाएगा यहीं आगे 1 बटा में 0.9216 और इसके जगह पे इंटू जी कर देंगे। ठीक है, अब इसमें भाग करिए तो 1 में 0.9216 से भाग कर रहे हैं तो क्या करिए 10,000 से गुणा करिए, दशमलव हट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 10,000 नीचे हो जाएगा 9216। अब 9216 में आप भाग एक 10,000 में 9216 से भाग करेंगे तो आपको कितना आएगा, तो 1.085 इंटू जी है तो जी लिख देंगे, यानी ये जी डैश बराबर निकल के आ गया जी डैश बराबर इतना। ठीक है, इतना हो गया हमारा जी के गुरुत्वीय त्वरण होता कितना है जी होता है, अब बढ़ के कितना हो गया है इतना जी, तो अंतर यानी कितना बड़ा है। ठीक है, तो बढ़ा है तो अंतर निकालेंगे ना, तो अंतर क्या हो जाएगा, तो जी डैश क्योंकि बड़ा है तो बड़े में से तो घटाते हैं तो जी डैश माइनस जी कर दीजिए। ठीक है, पहले हमारा जब बढ़ के कितना हुआ जी डैश, अब पहले कितना है जी तो घटा दीजिए, तो जी डैश का मान कितना आया है 1.085। ठीक है, जी माइनस जी कर दीजिए। ठीक है, घटा दीजिए तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है ना, तो 1.085 में से एक घटा देंगे तो क्या बचेगा 0.085। ठीक है, इतना जी, यानी जो बड़ा है जो गुरुत्वीय त्वरण का मान बड़ा है वो कितना बड़ा है, तो 0.085 बड़ा है, 0.085 बड़ा है। ठीक है, इतना बड़ा है तो बड़ा है, लेकिन इसमें पूछ रहा है परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो परसेंटेज के लिए 100 से किससे गुणा करेंगे तो 100 से। ठीक है, तो 0.085 में 100 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 100 से गुणा मतलब दशमलव 2 स्थान इधर आ जाएगा यानी 8.5%, 8.5%, यानी जो उसकी गुरुत्वीय त्वरण है यही पूछ रहा है ना, तो उसके गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होगा, तो 8.5% क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्युत्क्रम का रिलेशन है, यानी त्रिज्या घटेगी तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा और 4% सिकुड़ाया गया है तो घटेगा, और घटेगा मतलब इसका मान त्रिज्या गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, और कितना बड़ा है तो 0.085 बड़ा है क्योंकि जी तो हमारा ये है और इसमें जी जो है अब इतना गुना हो जा रहा है मतलब इतना बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज के लिए इसमें 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.5%, 8.5%। समझ में आई होगी बात। ठीक है, चलिएगा इतना नोट कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 8.5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 52 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा इतना नोट कर लीजिएगा। फिर अगला देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं तथा जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम का प्रतिरोध प्रदान करते हैं, इन प्रतिरोधों का मान होगा। ठीक है, इन प्रतिरोधों का मान होगा। तो ऐसे जब क्वेश्चन आए तो उसको ऑप्शन से सॉल्व करिए। ठीक है, कह रहा है कि दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम आता है,
दो प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 आता है, ठीक है, 50 ओम का मान आता है, तथा उन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर 8 ओम आता है, समांतर क्रम जोड़ने पर 8 ओम आता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन लेके उठाइए, देखिए एक जो पहला प्रतिरोध है 21 ओम का, दूसरा प्रतिरोध 29 ओम का, तो श्रेणी के लिए डायरेक्ट जोड़ के देखिए 50 आ रहा है कौन कौन में, तो 21 29 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 40 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 20 30 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 35 15 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम के लिए तो सारे सही हो जाएंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम के लिए निकालेंगे तो सबका 50 योग हो जा रहा है, ठीक है। तो हम समांतर क्रम से क्या करेंगे, समांतर क्रम से ऑप्शन को क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 21 29 का लेकर सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो जो सबसे पहले आसान लगे ऑप्शन उसको सॉल्व करिए। तो देखिए आसान में कौन कौन लग रहा है, तो ए को छोड़कर बी सी डी में से कोई भी, थोड़ा ये आसान है क्योंकि एलसीएम लेना आसान है, उसको लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ए को ना लेके बी को हम लेके सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को क्या दिया है, पहले प्रतिरोध यानी R1 का मान 10 मान लेते हैं और R2 का मान 40 मान लेते हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम के लिए तो सारा फॉलो कर रहा है, श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 कर देंगे तो 10 प्लस 40 कितना हो जा रहा है 50, ये तो फॉलो कर रहा है सब में, ठीक है। हम समांतर क्रम में निकालते हैं, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के लिए क्या होता है, दो के लिए डायरेक्ट फार्मूला बताया गया होगा, R बराबर R1 इंटू R2 बटे में R1 प्लस R2, यहां से रख के सोल्व करिए। R1 का मान 10 माने हैं, गुणे R2 का मान 40 माने हैं, और प्लस R1 प्लस R2 बराबर निकाल दिए कितना है 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दुना के 10 और 4 दुना के 8, ये तो मैच कर गया ना जी 8 ओम। तो कह रहा ना कि श्रेणी क्रम के लिए 50 ओम और समांतर क्रम के लिए 8 ओम, तो हम लोगों ने बी ऑप्शन को ही मतलब किया चेक तो आ गया, नहीं आता तो फिर सी ऑप्शन को लेके चेक करते। सी ऑप्शन में R1 को मारते, यानी जो C1 है उसमें R1 को मानते क्या 20 ओम और R2 को मानते कितना 30 ओम, तो यहां से निकालते श्रेणी क्रम के लिए तो क्या होता 20 गुणे 30 बटा में 50 कट जाता, 5 चौके 20, 4 तिया 12, 12 आ रहा है, कितना आ रहा है 12, हमें चाहिए कितना 8 चाहिए, तो ये सी ऑप्शन भी नहीं सही होता। उसी तरह डी को भी चेक करते तो डी वाला भी सही नहीं होता, ठीक है, डी वाला भी सही नहीं होता। तो यहां से हम ऑप्शन को लेके क्या करेंगे, चेक करना शुरू करेंगे। पहले तो श्रेणी क्रम के लिए चेक करेंगे, तो श्रेणी क्रम के लिए सब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो समांतर क्रम में ऑप्शन नंबर ए को लेके सॉल्व करें तो ये तो कट्टे पीटेगा जल्दी नहीं, 8 आएगा जल्दी नहीं, ठीक है। बी को लेके सॉल्व करिए, जो आसान लग रहेगा ऑप्शन उसको लेके सॉल्व करिए, तो बी को हमने ऑप्शन लेके सॉल्व किया तो कितना आ गया 8 ओम, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा भी है कि समांतर क्रम के लिए 8 ओम होना चाहिए और श्रेणी के लिए 50 ओम, तो श्रेणी के लिए 50 ओम आया है और समांतर के लिए 8 ओम आया है, ठीक है। यानी जो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है हमारा सही है, ठीक है। तो 53 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिएगा नोट करिएगा इतना, फिर आगे देखते हैं। अगला तो यहीं पे देख लीजिए क्या कह रहा है 54 नंबर में, ये हमको लग रहा है कि आसान है बिल्कुल, इसको आप लोग पढ़ते ही सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि एक गोली दर्पण और एक पतला गोली लेंस, प्रत्येक की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण एवं लेंस होंगे, दर्पण एवं लेंस होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि जो फोकस दूरी दे रखा है दोनों का, फोकस दूरी वो कितना है -15 सेंटीमीटर, तो इसी चिन्ह से बताना है, ठीक है, माइनस चिन्ह से ही बताना है। तो फोकस दूरी दर्पण में किसकी माइनस होती है, अवतल दर्पण की, ठीक है, और लेंस में भी किसकी, तो अवतल लेंस की, क्योंकि हमने बताया है कि जो चिन्ह परिपाटी का नियम है, चिन्ह परिपाटी का जो नियम है वो चेंज नहीं होता है, दर्पण के लिए भी और लेंस के लिए भी। जो अवतल दर्पण जो उत्तल दर्पण का जो चिन्ह परिपाटी का नियम होगा सेम वही लेंस में होता है, यानी जो अवतल दर्पण का चिन्ह परिपाटी का नियम होगा वही लेंस में भी अवतल दर्पण का होगा, सॉरी अवतल लेंस का होगा, और जो दर्पण में उत्तल दर्पण का होगा वही लेंस में उत्तल लेंस का चिन्ह परिपाटी का नियम होगा, ठीक है। कि यू क्या होता है, निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, वी क्या होता है, निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है,
एफ क्या होता है, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है। ये जो चिन्ह प्रपाटी का नियम है ये दर्पण और लेंस के लिए क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो कह रहा है ऑप्शन में कि ए ऑप्शन में कह रहा है कि दर्पण जो होगा अवतल होगा और लेंस जो होगा उत्तल होगा। बी में कह रहा है दोनों उत्तल लेंस होंगे। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है दोनों अवतल होंगे। और ऑप्शन डी में कह रहा है कि दोनों कह रहा है ऑप्शन डी में कह रहा है कि दर्पण है वो उत्तल होगा और जो लेंस होगा वो अवतल होगा। तो कौन सा सही होगा, माइनस में है, माइनस दर्पण में किसकी होती है फोकस दूरी, अवतल की। किसकी होती है, अवतल की। और लेंस में भी फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक किसकी होती है, अवतल की। यानी जो लेंस और जो दर्पण होगा दोनों ही क्या होगा, अवतल होगा। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 54 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल। जो दोनों होंगे दोनों वो क्या होंगे, अवतल। दर्पण होगा एक, अवतल लेंस होगा। यानी जो लेंस होगा वो भी अवतल लेंस होगा, जो दर्पण होगा वो भी अवतल दर्पण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप चिन्ह प्रपाटी के नियम से पकड़ेंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आई है, चलिएगा नोट करिए इतना, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अगला देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 10 कूलम आवेश को अनंत से एक दूसरे आवेश के समीप बिंदु P तक लाने में 200 जूल कार्य करना पड़ता है। बिंदु P पर विभव होगा, बिंदु P पर विभव होगा। तो Q का मान दिया है कितना कूलम आवेश, तो 10 कूलम का आवेश जो है किसी बिंदु P पर लाने में जो कार्य W करना पड़ रहा है वो 200 जूल का करना पड़ रहा है। ठीक है, 200 जूल का करना पड़ रहा है। तो बिंदु P पर विभव होगा, V का मान हमें बताना है। तो विभव का फॉर्मूला से V बराबर होता है क्या, W अपान Q। यानी एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ से W का मान दिया है 200, अब बट्टे में Q का मान कितना है 10, कटा देंगे कितना आ जाएगा 20। विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, नहीं तो आप लोग ऑप्शन में भी देख रहे हैं वोल्ट दिया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 20 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 55 का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल था। अगला देखिए 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने, लेंस कौन सा है, सॉरी अवतल लेंस कर रहे हैं, उत्तल लेंस है ना, उत्तल लेंस के सामने। ठीक है, तो जब भी दर्पण और लेंस की हो तो आप लोग लिख लीजिए कि कौन है। ठीक है, हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, फोकस दूरी कितना दे रखा है, तो 12 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव लिख लेंगे। ठीक है, चिन्ह प्रपाटी के नियम के साथ। करे यदि वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा हो। ठीक है, यानी जो प्रतिबिंब का आकार I बराबर हम x मानते हैं, तो जो x बराबर है वो कितना है, तो वस्तु के आधे, यानी वस्तु की क्या हो जाएगी, सॉरी वस्तु की लंबाई का आधा है। ठीक है, तो आधा, अब पहले किसको मानेंगे, यदि इसको x मानेंगे, इसको x मानेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भी बराबर करना पड़ेगा, तो उसको 2x करना पड़ेगा, क्योंकि 2x का आधा करेंगे तभी तो x होगा। ठीक है, तो जो हमारा Q हो जो हमारा O होगा, यानी जो वस्तु का आकार होगा वो कितना होगा, 2x होगा। और 2x का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आधा बन रहा है, तो 2x का आधा मतलब कट करेंगे तो x हो जा रहा है। ठीक है, या नहीं तो ऐसे मानिए, इसको 2x मानेंगे तो इसको x मानना पड़ेगा, या और क्या कर सकते हैं, और हम प्रतिबिंब के जो आकार है उसको जो वस्तु का आकार है उसको x मानिए, तो वस्तु का आकार x होगा तो प्रतिबिंब का आकार आधा मान रहा है ना वस्तु के, तो क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। ऐसे मान सकते हैं या ऐसे मान सकते हैं, दोनों वैल्यू रखे हैं। ठीक है, और दोनों को अगर रख के सॉल्व करेंगे तो जो m यानी जो आवर्धन आएगा वो सेम आएगा। बात वही है, यदि प्रतिबिंब जो वस्तु का आकार है 2x है तो प्रतिबिंब का आधा बन रहा है तो 2x का आधा x होगा। ठीक, यदि वस्तु का आकार मानते हैं x, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु के आकार का आधा बन रहा है, तो वस्तु का प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, वस्तु के आकार का आधा, वस्तु का आकार x है उसका आधा कर दीजिए x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आवर्धन निकलेगा m वो क्या हो जाएगा, तो क्या होता है I/O होता है फॉर्मूला। तो m बराबर I का मान कितना है x/2। ठीक है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनना है ना
तो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उत्तल लेंस में नीचे बनता है, और नीचे बनता है तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी? ये निगेटिव में आ जाएगी चिन्ह प्रपाटी के नियम से। ठीक है, वस्तु को, क्योंकि ये जो होता है तो ये ऊपर वाली पॉजिटिव होती है और इस साइड वाली पॉजिटिव होती है, नीचे वाली नेगेटिव होती है और इस साइड वाला नेगेटिव होता है। ठीक है, तो वस्तु को तो ऊपर रखते हैं तो उसकी पॉजिटिव हो जाएगी, अब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बन रहा है तो वो प्रतिबिंब हमारा नीचे बनेगा तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से -x/2 बटे में कितना रखेंगे? O बराबर x। ठीक है, O बराबर x, या यही m बराबर क्या हो जाएगा? -x बटा में 2x हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? -1/2, यानी जो उसका आवर्धन आएगा कितना आ जाएगा? -1/2 आ जाएगा उसका आवर्धन। ठीक है, इसी फार्मूले में आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है? v अपान u होता है फार्मूला, m बराबर i अपान o बराबर v अपान u होता है फार्मूला। ठीक है, तो देखिए f का तो मान दिया था क्वेश्चन में, आवर्धन बराबर निकालिए, तो इस आवर्धन को हम यदि इसके बराबर करें तो यहाँ से v और u का मान, यानी वहां से किसी एक का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो m बराबर v अपान u के फार्मूले से क्या हो जाएगा? -1/2 बराबर क्या हो जाएगा? v अपान u, यहाँ से u बराबर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? -2v। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? वस्तु के आकार का आधा हो तो वस्तु की लेंस से दूरी होगी, u का ही मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो u का मान पूछा है। ठीक है, तो हम यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि v की जगह पे हम u रख देंगे तो u के पद में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से v बराबर निकालें, v बराबर तो क्या आ जाएगा? -1/2 u आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना हो जाएगा। लेंस का फार्मूला आपको पता है क्या होता है? 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u, ये होता है हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ से किसका मान अब मान रखिए, मान तो निकालना है हमें u का ही। ठीक है, तो f का मान दिया है कितना? 12 बराबर 1/v का मान -1/2u। ठीक है, अब -1/u क्या हो जाएगा? 1/12 बराबर, अब ये क्या चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा तो -2/u -u होगा, तो 1/12 बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? देखिए एलसीएम तो हमारा u हो जाएगा, -2 है -1 है, कितना हो जाएगा? -3। तो यहाँ से u बराबर निकालेंगे तो तिर्यक गुणा करिए तो u बराबर कितना हो जाएगा? 12×3 = 36, यानी -36 सेंटीमीटर। तो जो u का मान आ जाएगा -36 सेंटीमीटर, यानी माइनस क्या दर्शा रहा है? कि जो वस्तु होती है हमेशा इस साइड होगी, इस साइड होगी, इस साइड वाली जो दूरी होती है नेगेटिव होती है, तो वही नेगेटिव से वही बताएगा कि दूरी क्या है, यानी जो प्रतिबिंब हमारा रखा गया है किस साइड रखा गया है? तो बाएं साइड रखा गया है। ठीक है, तो कितना आया है? u का मान आया है 36 सेंटीमीटर का ना। वस्तु का आकार आधा हो तो वस्तु की लेंस से दूरी होगी, यानी ये वाली दूरी, वस्तु की दूरी, u का मान पूछ रहे हैं तो u का मान कितना आ जाएगा? -36 सेंटीमीटर। ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है, चलिए ऑप्शन टिक करवाइए, मैच करते हैं ऑप्शन, कौन सा देखते हैं। ठीक है, सही होगा। कहाँ गया जी? पलट के रख दे रहे हैं ना हम बार बार, कहाँ गया? कौन नंबर था? हमारा नंबर कौन था? क्वेश्चन 56 नंबर। ठीक है, 56 नंबर, तो 56 नंबर का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी को क्या करिए आप लोग? टिक कर लीजिए, यानी जो 56 नंबर है उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इतना नोट करिएगा, फिर आगे सॉल्व करते हैं। नोट करिए इतना। चलिए 57 नंबर देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक पत्थर 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, गिरने के दौरान पत्थर का वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से बढ़ता है, जमीन पर टकराते समय पत्थर का वेग एवं लगा समय होगा। ठीक है, यानी ऊंचाई है, ऊंचाई आपको बताया गया है 20 मीटर। ठीक है, यानी 20 मीटर की ऊंचाई से h का मान दिया है, 20 मीटर ऊंचाई से कोई पत्थर को क्या किया जा रहा है? गिराया जा रहा है नीचे, तो गिराने पे जो उसका वेग है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका मान है? त्वरण का।
और ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन त्वरण काम करता है? गुरुत्वीय त्वरण। यानी जी का मान दिया कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, के त्वरण से क्या हो रहा है? इसका गिर रहा है, यानी उसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से बढ़ रहा है उसका पत्थर का वेग। तो कह रहा है जमीन पे टकराते समय, जब ये पत्थर इस जमीन पे टकराएगा, ठीक है, तो टकराते समय लुढ़केगा या उधर उधर भागेगा, तो उस समय जो इसका वेग होगा v का मान वो पूछ रहे। जब शुरू होगा u गिराया जा रहा है तो विरामावस्था से गिराया जा रहा है तो 0 है मान इसका, ठीक है। तो जब ये पृथ्वी पे टकराएगा तो उसका वेग क्या होगा, यानी v क्या होगा, और कितने समय बाद टकराएगा वो समय बताना है। करे ना कि पृथ्वी पर टकराते समय पत्थर का वेग एवं लगा समय होगा, यानी यहाँ से गिरने में इसका लगा समय होगा, ठीक है। तो देखिए वैल्यू क्या क्या दी रखी है हमें, h का मान दे रखा है, g का मान दे रखा है और u का मान दे रखा है, ठीक है। तो हमें v का भी मान निकालना है, t का मान निकालना है। तो गति का 3 समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी पहला समीकरण, दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है, ये होता है। यही जब ऊंचाई की बात आ जाए, ऊंचाई से गिराया जा रहा है तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वहां पे क्या हो जाता है? g हो जाता है, जो s है वो क्या हो जाता है? h हो जाता है, ठीक है, s क्या हो जाता है? h हो जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया तीसरा समीकरण। अब ये जो वैल्यू दी रखी है इसके अनुसार हम देख लेंगे कौन सा समीकरण यूज करेंगे, ठीक है। यदि हम v की वैल्यू निकालें, v की वैल्यू, तो v की वैल्यू के लिए दो फार्मूले हैं, एक पहला एक तीसरा। पहले के लिए u चाहिए, g चाहिए और t चाहिए। t तो हमें दिया नहीं है क्योंकि t तो पूछा ही है, ठीक है। तो ये हमारा v के लिए तो ये फार्मूला यूज होगा नहीं, v के लिए ये वाला फार्मूला यूज होगा क्योंकि दो दिया है तो एक नहीं होगा तो एक तो होगा ही। तो तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो u स्क्वायर का मान क्या है? u का मान 0, तो स्क्वायर करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी 0 प्लस 2, g का मान दे रखा है कितना? 10, गुणे h का मान ऊंचाई दे रखा है 20, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? गुणा कर दीजिए, 20 कितना जाएगा? 20 दूना के 40 और 40 में 10 से गुणा करेंगे 400। तो हमें स्क्वायर का नहीं बल्कि v का मान निकालना है, तो v बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 400 और 400 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी जो उसका वेग होगा पृथ्वी पे टकराते समय वो क्या हो जाएगा? तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से ऑप्शन को आप 50-50 कर सकते हैं। 20 मीटर पर सेकेंड किस किस में दिया है? तो ए और डी में दिया है, तो 20 ही तो ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया। बस यदि हम समय को पता कर लें तो हमारा निकल के आ जाएगा कि कौन ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो अब टी के लिए देखिए अब क्या क्या वैल्यू हो गया हमारा, हो गया u बराबर 0, ठीक है, v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड वैल्यू हो गया, ठीक है, और h बराबर तो दिया है, h बराबर 20 मीटर और g बराबर दिया है कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें t की वैल्यू ज्ञात करना है, t की वैल्यू, तो हमें अब इतनी वैल्यू पता हो गया। अब t की वैल्यू के लिए कौन सा फार्मूला यूज कर ले? तो हम तो ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं t के लिए और ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें h की वैल्यू भी पता है, u की भी वैल्यू पता है, g की भी वैल्यू पता है, तो यहाँ से इसको भी कर लेंगे, v का भी वैल्यू पता है, u का भी वैल्यू पता है और g का भी वैल्यू पता है, तो इसका यहाँ से भी निकाल लेंगे। तो हमें सबसे आसानी होगी ये पहले वाले फार्मूले से t का मान निकालना, क्योंकि इसको करेंगे तो बनाने लगेंगे समीकरण, ठीक है। तो इसको यूज ना करके हम पहला समीकरण यूज करेंगे। क्या होता है? v बराबर u प्लस जी टी, u प्लस जी टी, तो u का तो मान 0 है तो इसे लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो क्या हो जाएगा? v बराबर जी टी, तो यहाँ से t बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? v अपान g हो जाएगा। v का मान कितना है? 20, g का मान कितना है? 10, कटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 सेकेंड। तो टकराते समय वेग क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड और समय कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड। तो समय तो 2 सेकेंड मिल गया। अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 20 ए में दिया था और डी में दिया था, तो वेग था वो, तो 50-50 किए थे। अब टी की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड, तो अब ऑप्शन तो अब पूरा क्लियर हो गया होगा। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो 57 है उसका ऑप्शन नंबर आप क्या हो जाएगा?
डी हो जाएगा, सही कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग उसके ऑप्शन नंबर डी को क्या करिएगा, टिक कर लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलिएगा इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सॉल्व करते हैं। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्या कह रहा है जी? ये कह रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 30 न्यूटन प्रति कूलम है। 30 न्यूटन प्रति कूलम है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान दिया है, E बराबर दिया है 30 न्यूटन प्रति कूलम है। इस बिंदु पर 20 कूलम के आवेश पर लगने वाला बल होगा, यानी Q का मान दिया है 20 कूलम आवेश पर जो लगने वाला बल F का मान होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो E बराबर फार्मूला होता है क्या, F अपान Q, F अपान Q। तो F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू Q। E का मान दे रखा है कितना 30 गुणे Q का मान कितना है 20, यहीं से गुणा कर दीजिए, 2 3 6, यानी कितना हो जाएगा 600 न्यूटन। यानी उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, यानी उस वैद्युत क्षेत्र में कितना बल लगेगा, तो 600 न्यूटन। 600 न्यूटन ऑप्शन में दिया है जी आपके, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, अर्थात जो 58 है इसका भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 58 का भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा इतना नोट करिए। अगला देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने में थोड़ा ज्यादा मतलब जगह लगी, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा के उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट करिएगा इतना। चलिए देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉल h ऊंचाई के खंबे के शीर्ष से छोड़ी जाती है जो जमीन तक पहुंचने में t सेकंड का समय लेती है। t बटा 5 सेकंड बाद बॉल की जमीन से दूरी होगी। ठीक है, देखिए कोई ऊंचाई है इसमें भी, वो ऊंचाई है हमारी h, क्या है ना, h ऊंचाई के खंबे के शीर्ष से छोड़ी जाती है एक बॉल। ठीक है, यहाँ से भी एक बॉल को गिरा रहे हैं, तो ये नीचे पहुंचने में जो समय लग रहा है कैपिटल टी सेकेंड में पहुंच जा रहा है नीचे, ये जमीन पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, कह रहा है टी बटा 5वें सेकेंड बाद बॉल की जमीन से दूरी होगी। टी बटा 5वें सेकेंड बाद कर रहे हैं ना, सेकेंड बाद, मान लीजिए टी सेकेंड में पूरा चल रहा है, तो मान लेते हैं यहां से यहां तक टी बटा 5वें सेकेंड में चला होगा दूरी। ठीक है, तो बाल की जमीन से दूरी होगी, यानी ये जो दूरी है, ये वाली जो दूरी यहां से यहां वाली, यही दूरी हमसे क्या कर रहा है, इसी को पूछ रहा है। क्या कर रहा है, इसी को पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस बॉल को जमीन तक पहुंचा दे रहे हैं, कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, तो h दूरी तय करेगा, उसको पहुंचाने में कितना समय लग रहा है, टी सेकेंड लग रहा है उतना नीचे गिरने में। ठीक है, कर रहा है टी बटा 5वें सेकेंड बाद टी, हाँ समय लेती है, टी बटा 5 सेकेंड बाद बाल की जमीन से दूरी होगी। तो टी बटा 5 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा वो निकालेंगे, ऐसे टोटल दूरी में से दूरी घटा देंगे तो ये दूरी हमें निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, u बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। t बराबर दिया है कितना, कैपिटल T दिया है। ठीक है, ऊंचाई दे रखा है, अर्थात ऊंचाई हमें दे दिया है। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। ऊंचाई कितनी है h, तो फार्मूला क्या होता है, दूसरा समीकरण h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो चलिए ऊंचाई तो हमारी h दे रखा है क्वेश्चन में ही, तो h मान h ही रख रहे हैं। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, u का मान 0, तो ये करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। हाफ g का मान कितना रखेंगे भाई, तो 10 गुणे t का मान क्या रखना है, कैपिटल T, तो कैपिटल T का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ से कटा दीजिए 5, यानी जो h बराबर आ गया कितना आ गया 5t स्क्वायर। ठीक है, 5t स्क्वायर एक आ गया, यानी ये जो टोटल ऊंचाई है h वो कितना आएगा, तो 5t स्क्वायर। ठीक है,
अब ये दूरी निकाले तो t बटा 5 सेकेंड में तो कितनी दूरी तय कर रहा है, तो मान लेते हैं ये दूरी जो है x दूरी तय कर रहा है। तो फिर दूसरे समीकरण से ही पुनः दूसरे समीकरण से क्या हो जाएगा, x बराबर ut से, फिर तो गायब होगा ut क्योंकि 0 है, u का मान तो t से गुणा करेंगे 0, क्या हो जाएगा हाफ g का मान 10 गुणे टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब t बटा 5 का स्क्वायर, t बटा 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x बराबर 1/2, यानी यहाँ से कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 5 गुणे ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बटा में 25, ठीक है, टी स्क्वायर बटा में 25, यहाँ से कटा दीजिए 5 5 5 5 25, यानी x बराबर क्या आ जाएगा टी स्क्वायर बटा में 25 आ जाएगा, अरे सॉरी 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है, यानी ये x की वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू कितनी होगी यही हमें बताना है ना, तो कितना होगा टोटल इस ऊंचाई में से यहाँ तक जो ऊंचाई है h है, निकाले भी हैं h बराबर जो आया है वैल्यू, ठीक है, इसमें से इस h में से ये वाली x वाली वैल्यू घटा देंगे तो आ जाएगा, ठीक है, तो लिख सकते हैं कि t बटा 5 सेकेंड बाद बॉल की जमीन से दूरी क्या हो जाएगा, दूरी तो h माइनस एक्स हो जाएगा, h का मान कितना है, h का मान कितना है 5t स्क्वायर माइनस x का मान कितना है, तो t स्क्वायर बाई 5 है, t स्क्वायर बाई 5 है, वहां से कर दीजिए तो 5 5 25, 25 में से एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 24 टी स्क्वायर बटा में 5, 24 टी स्क्वायर बटा में 5, ठीक है, यानी जो टी बटा 5 सेकेंड बाद जो बॉल की दूरी हो जाएगी जमीन से वो कितना हो जाएगा, तो 24 टी स्क्वायर बटा में 5, जो कि आपको ऑप्शन में से दिया नहीं है, क्या है ऑप्शन में दिया नहीं है, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम क्या करेंगे इसको समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है, ये जो दूरी आई है इसको हम h डैश मान लेंगे, ठीक है, यानी h डैश बराबर कितना हो जाएगा, तो 24 टी स्क्वायर बटा में 5, इसको इक्वेशन सेकेंड बना देंगे, ठीक है, ऐसी का अनुपात निकाल लीजिए क्योंकि हमें h के रिस्पेक्ट ये h से रिलेशन लगा के दिया है ऑप्शन में, ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से भाग कर दिया, यानी इक्वेशन फर्स्ट भागे इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा h अपान h डैश, h अपान h डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो h की वैल्यू कितना है 5t स्क्वायर, अब बटा कर देंगे h डैश का मान कितना है, तो 24 टी स्क्वायर बटा में कितना है 5 है, ठीक है, तो ये 5 जाके ऊपर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा h अपान h डैश बराबर कितना हो जाएगा 5 5 25, 25 टी स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा 24 टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, तो अब हमें निकालना किसका है, h डैश का मान निकालना है, किसका निकालना है h डैश का मान निकालना है, तो यहाँ से h डैश का मान निकालिए, तो पहले तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा h डैश इंटू 25 बराबर क्या हो जाएगा 24 इंटू h, तो यहाँ से h डैश का निकालना है, तो h डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दें या यहीं पे दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे देख लीजिए, यानी ये जो मान है यहाँ पे हम सॉल्व करें, ऊपर करा है कि h अपान h डैश बराबर कितना हो गया है 25 बटा में 24, तो गुणा करेंगे तिर्यक गुणा करेंगे तो h डैश यानी 25 h डैश बराबर क्या हो जाएगा 24 h, तो यहाँ से h डैश बराबर आ जाएगा कितना 24 बटा में 25 इंटू h, यानी अब देखिए अब ऑप्शन में आपको मैच कर, अब ऑप्शन देख मिलाएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है, कितना आया है, तो 24 h बटा में 25 सॉरी 24 वही 24 h बटा में 25 या 24 बटा h इंटू सॉरी 24 बटा 25 इंटू h, ऑप्शन अब मिला लीजिए, h डैश का मान कितना हो जाएगा 24 बटा में 25 h, ऑप्शन नंबर किस में दिया है भैया, ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना, ऑप्शन नंबर ए, तो जो हमारा 59 सवाल है इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बात समझ में आई, देखिए पूरा एक ही क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड ले लिया, पूरा बात समझ में आई, कैसे सोल्व करना है, टी सेकेंड में h ऊंचाई से गिरा दे रहे हैं, टी सेकेंड में गिर जा रहा है, कह रहा है टी बटा 5वें सेकेंड बाद वो जमीन से कितनी दूरी होगी वो हमें बताना है, ठीक है, तो तीसरे समीकरण से हम क्या निकालेंगे, ये दूरी निकालेंगे, दूरी हमें h दिया है, h बराबर निकालेंगे ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से, t का मान दिया है कैपिटल T रख के निकालेंगे, कितना आएगा h बराबर 5t स्क्वायर,
टी बचा 5वें सेकंड बाद जो तजी गई दूरी होगी, मान लेते हैं x है तो वो चली गई दूरी कितनी होगी, फिर पुनः दूसरे समीकरण से निकालेंगे, कितना आएगा x बराबर टी स्क्वायर बटा 5। तो टीवें सेकंड बाद बाल की जमीन से दूरी क्या होगी, टीवें सेकंड बाद जमीन से बाल की दूरी माने कुछ नहीं है ना, तो इस टोटल ऊंचाई यानी h में से x को घटा देंगे तो आ जाएगा, सेम वही किए हैं तो कितना है 24 टी स्क्वायर बटा में 5 आया है। इसी को हम इक्वेशन बना दिए सेकेंड h डैश बराबर 24 टी स्क्वायर बाई 5 बना के मान के, ठीक है, क्योंकि हमें रिलेशन h और h डैश में रिलेशन निकाल के ऑप्शन बनाया है, तो इसको समीकरण 1 बना दिए हैं और इसको समीकरण 2 बना दिए हैं। इन्हीं दोनों समीकरणों का तुलना कर देंगे, ठीक है, इन्हीं दोनों समीकरण का तुलना कर देंगे, तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो ऐसे ऐसे नोट करना है, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएगा कैसे नोट करना है वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आ जाएगा h डैश का मान कितना आ जाएगा 24 बटा 25 h, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ है, ठीक है दोस्तों, नोट करिएगा इतना। फिर अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, नोट करिएगा इसे। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर वाले चुंबकीय क्षेत्र में, यानी चुंबकीय क्षेत्र में B का मान दिया है कितना 2500, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में 4 गुणे 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से, यानी V बराबर दिया है 4 गुणे 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, समांतर प्रवेश करता है, समांतर प्रवेश करता है, समांतर प्रवेश करता है मतलब जो थीटा बनेगा वो 0 एंगल का बनेगा। जैसे मान लीजिए इधर ही चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इधर से ही वो प्रोटीन प्रवेश करेगा v वेग से, तो कोई एंगल बनेगा, क्या बनेगा एंगल, जो थीटा बनेगा वो 0 एंगल का बनेगा। कितने बनेगा 0 एंगल का। तो कह रहा है तो प्रोटॉन पर आरोपित बल का मान होगा, तो कोई भी गतिमान आवेश जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कौन सा बल लगता है, लॉरेंज बल, और वो लॉरेंज बल F बराबर क्या होता है क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाले तो साइन 0 अंश, थीटा के मान है 0 अंश, 0 अंश का मान कितना है 0, और किसी भी वैल्यू में F बराबर क्यू वी बी इंटू 0 करेंगे तो कोई भी कितना भी इसका वैल्यू हो, जब 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, यानी उस प्रोटॉन पे जो बल लगेगा वो 0 न्यूटन का बल लगेगा, 0 न्यूटन का बल लगेगा। तो यहाँ से थीटा का पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो थीटा की वैल्यू निकालिए, थीटा की वैल्यू देखिए 0 नहीं आ रहा है, 0 आएगा तो आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेन मुद्दा है यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू, बात समझ में आई है। तो कितना आया है 0 न्यूटन, ऑप्शन कौन सा कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट करें करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया, तो 0 न्यूटन 0 न्यूटन ऑप्शन नंबर सी, यानी जो 60 है उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 60 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 डिग्री सेल्सियस ताप के 100 ग्राम पानी को 95 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 180 ग्राम पानी में मिलाया जाता है तो मिश्रण का परिणामी ताप होगा कैलोरीमिति का सिद्धांत। यहाँ से ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा, ये वाला लगेगा, क्योंकि जब भी दो डिफरेंट टेम्परेचर वाले जो हैं पदार्थ उसको जब एक बर्तन में डाला जाता है तो वहां पे लगता है, ठीक है, क्या लगता है, तो ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा, कैलोरीमिति का जो सिद्धांत है वो लगता है, ठीक है। तो देखिए एक जो है हमारा जल 100 ग्राम का, उसका जो ताप है कितना दिया है तो 60 डिग्री सेल्सियस, यानी इसमें जो जल भरे हैं 100 ग्राम उसका जो ताप है 100 डिग्री सेल्सियस है, और एक और जल है 180 ग्राम का, इसका जो ताप है 95 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इन दोनों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जा रहा है, ठीक है, इसमें मिला दिया जा रहा है दोनों को, ठीक है, तो उसका जो ताप होगा वही क्या किया है हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये 60 है ये 95, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये जो T होगा, ठीक है, इसकी देखिए क्या होगा, तो जो T की वैल्यू होगा इस 60 से क्या होगा ज्यादा होगा, और इस T की जो वैल्यू होगा इस 95 से क्या होगा कम होगा, कम होगा, क्योंकि जो T का जो तापमान आएगा इसको डालेंगे इसको डालेंगे तो जो जिसका ज्यादा टेम्परेचर है वो उष्मा देगा, जो कम टेम्परेचर है उष्मा लेगा, ठीक है।
अब कब तक इसमें उष्मा का लेन देन होता रहेगा, जबकि दोनों जल डाले हैं दोनों का टेम्परेचर समान ना हो जाए। जैसे कोई पानी है टंकी में से, इसमें मान लीजिए इतना भरा है, इसमें इतना भरा है, इसको जब ऐसे कनेक्ट कर देते हैं किसी पाइप द्वारा, तो इस वाले से इसमें जब कब तक पानी आएगा, जब तक कि दोनों में समान जल स्तर ना हो जाए, तब तक इस पाइप में पानी आता रहेगा। उसी तरह ये यहाँ पे भी है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो 180 ग्राम वाला जो जल है वो उष्मा देगा, और 100 ग्राम वाला जो जल है उसका टेम्परेचर कम है तो वो उष्मा लेगा, ठीक है। तो कैलोरीमिति का सिद्धांत, ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा, ठीक है, दी गई उष्मा। आपको पता है जो जल का विशिष्ट उष्मा S का मान होता है, कितना होता है 1, ठीक है। तो ली गई उष्मा कौन लेगा, 100 ग्राम वाला ना, तो फार्मूला कौन लगाएंगे, ms डेल्टा T वाला फार्मूला लगाएंगे, यही वाला, ठीक है, Q बराबर यही वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ली गई उष्मा कौन लेगा, 100 ग्राम वाला जल, तो m का मान कितना हो जाएगा 100 ग्राम गुणे S का मान 1 और गुणे डेल्टा T का मतलब तापांतर, ताप में अंतर, तो इसमें T बड़ा है ना, तो T माइनस क्या करेंगे 60 कर देंगे, क्योंकि 60 और 95 के ही बीच आएगा इसका मिश्रण का तापमान, ठीक है। तो जो आएगा तो वो जो T आएगा 60 से ज्यादा होगा, 95 से कम, तो ज्यादा में से तो कम घटाते हैं, तो यहाँ पे T ज्यादा होगा 100 ग्राम के लिए, तो 60 में T में से 60 घटा देंगे, यही बराबर हो गई दी गई उष्मा। कौन उष्मा देगा, तो 180 ग्राम वाला जल, तो उसका m कितना है 180 गुणे S का मान 1 इंटू T का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए T का मान यहाँ पे 95 में से T घटाएंगे, क्योंकि 95 ज्यादा होगा T कम होगा, लिख भी दिए यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 95 माइनस T, इसी को सॉल्व कर दीजिए, गुणा करिए कितना हो जाएगा 100T, ठीक है, माइनस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000 बराबर 180 गुणे 95 कितना हो जाएगा 171 और डबल जीरो हो जाएगा, गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा 180 T वाली वैल्यू को एक तरफ करते हैं, T का ही मान निकालना है, तो T वाली वैल्यू को एक तरफ करते हैं और जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको एक तरफ करते हैं, ठीक है। तो ये इधर आएगा, इसको इधर लाए तो ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो 100T प्लस 180T बराबर 171 डबल जीरो प्लस ये माइनस में तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6000, ठीक है, नीचे दिख रहा है। चलिए करते हैं, तो 100T 180T कितना हो जाएगा 280T बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए तो 2 जीरो तो रहेगा ही लास्ट में, ठीक है, तीसरा जीरो एक के साथ जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, कैरी हुआ 1 और 1 1 2 कितना हो जाएगा 23100 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब कितना है 2310 में 28 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ से T की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी T बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 3 1 0 1 0 अब बटे में कितना 28, इसका कैलकुलेशन करिए, ठीक है, इसी का कैलकुलेशन करिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, तो 2310 में 28 से क्या करना है भाग करना है, ठीक है। तो 2310 में 28 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, भाग करते हैं 82.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दशमलव के एक स्थान तक ले लेंगे तो आ जाएगा T बराबर कितना, तो 82.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 82.5 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है 61 नंबर 82.5 ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, यानी 61 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आपका 61 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई है। चलिएगा नोट करिएगा इतना, फिर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन, नोट करिएगा इसे, यहीं पे देख लीजिए 62 नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसमें इतना ही क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगले पार्ट में इसके जो बाकी क्वेश्चन है 13 उसको देखेंगे, ठीक है। तो 62 में देखिए क्या कह रहा है कि दो असमान समांतर बल है,
F1 मान लेते हैं, F1 बराबर एक 2 न्यूटन है और F2 बराबर कितना है 16 न्यूटन है। एक 21 सेंटीमीटर लंबी छड़ के सिरों पर कार्य कर रहे हैं। कोई छड़ है 21 सेंटीमीटर लंबा छड़ है, ठीक है, इसी पे कार्य कर रहे हैं दो बल, एक यहाँ पे बल है और एक यहाँ पे बल है। यहाँ पे मान लेते हैं F2 है और ये हमारा क्या है F1 है। F1 का मान 2 न्यूटन, F2 का मान कितना है 16 न्यूटन, है ना। चलिए, बड़े बल से उस बिंदु की दूरी होगी जहां पर उक्त दोनों बलों का परिणामी बल कार्य करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं बड़े बल से, तो बड़े बल से मान लेते हैं वो दूरी क्या होगी, यहाँ पे x मान लेते हैं, यहीं पे इसको रख देंगे, कोई एक मतलब यहाँ पे जो होगा बैलेंस रहेगा, कोई ऐसा फिक्स पॉइंट बनाइए, बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो ये दूरी x मान लेंगे, तो ये दूरी कितना हो जाएगा 21 माइनस x सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, इसको x सेंटीमीटर माने, ठीक है। तो आपको पता है कैसे निकालते हैं यहाँ का मान, तो इस बल का और इस दूरी का गुणा करते हैं, ठीक है। तो बल कितना है 2 और गुणे कितना हो जाएगा 21 माइनस x, यही बराबर होता है इस बल का और इस दूरी का गुणा, तो 16 गुणे x कर दीजिए, 21 दूना कितना हो जाएगा 42 माइनस 2x बराबर कितना हो जाएगा 16x, ठीक है। इस x को उधर ले जाइए तो 42 बराबर कितना हो जाएगा 16x प्लस 2x, ठीक है, 16x प्लस 2x, तो 16 दू 18x, यानी 18x बराबर कितना हो जाएगा 42, तो x बराबर कितना हो जाएगा तो 42 बटा में 18। अब इसी का भाग कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे भाग करेंगे 42 में 18 से, तो कितना आ जाएगा 2.33 ऐसे जाएगा, ठीक है, 2.333 ऐसे जाएगा, इतना सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में दिया है 2.33, ऑप्शन में तो ऐसा दिया ही नहीं है, 3 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है, ऐसे दिया है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका देखते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया है ए करेक्ट है 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब कोई वैल्यू हमें मतलब क्वेश्चन में गलत प्रिंट कर दिया है या ऑप्शन गलत प्रिंट किया है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन लगाने का सेम तरीका यही है, ठीक है, सेम तरीका यही है। यदि हम यही इस बल को, यानी जो ये F2 बल है, इसका मान हम 16 न रख के इसके जगह पे हम 12 न्यूटन करेंगे, 12 न्यूटन करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, अब 12 दो कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14। अब 14 से भाग करते हैं तो कितना हो जाता है 14 को 14, 14 ने 28, 14 तिया 42, यानी 3 बार में कट जाता, 14 तिया 42, तब हमारा जो होता है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तब यहाँ पे हमें 12 न्यूटन न देके 16 न्यूटन क्या कर दिया है प्रिंट कर दिया है, 16 न्यूटन प्रिंट कर दिया है, तो क्या हो जाएगा भाई हमारा ऑप्शन इतना आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को बना लीजिएगा, या जो सॉल्व करने का जो तरीका है सेम आपका यही है, ठीक है, सॉल्व करने का जो तरीका है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक दो प्रिंट गलत हो जाते हैं एग्जाम में भी, ठीक है, तो उससे आपको कॉमन नंबर मिलने लगता है, सबको उस पे नंबर मिलता है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो सबको नंबर मिलता है, जो करे या ना करे सबको मिलता है, ठीक है। चलिएगा, बात समझ में आई है। तो इस जो 16 न्यूटन है उसको बना दीजिए आप 12 न्यूटन, अर्थात जो सॉल्व करने का तरीका है उसे ही देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यदि हम इसे 12 रखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि आप 16 ही रखते हैं तो उसका ऑप्शन आना चाहिए 2.333 ऐसे आना, यानी 2.3 आना चाहिए, ठीक है। चलिएगा, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का, 2 पार्ट में बनेगा, क्योंकि यदि एक ही पार्ट में बनाए तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप देखने में भी उबाऊ हो जाएंगे, आप 2-3 दिन में ही देखेंगे, ठीक है, एक दिन में नहीं देख पाएंगे, इसलिए 2 पार्ट करके बनाया जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए होंगे सब आपको समझ में आया होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इस यानी जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पे पॉलिटेक्निक की ही तैयारी कराई जाती है, ठीक है। चलिएगा, तो इतना नोट कर लीजिएगा, जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है सबको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार जहां पे भी ना समझ में आएगा रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में इसके जो बचे क्वेश्चन 13 हैं उसके साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों।